तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है अपना, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। फंक्शन में नहीं लिखता हूँ, लिख सकते हो, लिख लो। शॉर्टकट में ITF। अब देखो, तुम लोग फंक्शन जानते हो क्या होता है? कोई भी फंक्शन हो सकता है भाई। हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि फंक्शन f(x) है। अगर ये 2x+3 है तो मैं इसका इन्वर्स f इन्वर्स x निकाल सकता हूँ, जो कुछ हमारा आया था, आई थिंक कि y-3/2 आएगा। ठीक है, कैसे आया था ये तुम लोग पिछले चैप्टर में देखे हो। तो इसका मतलब मेरे पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन रहेगा तो उसका मैं इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ आराम से, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो ये sin x है, साइन है चाहे कॉस है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो सारे भी तो फंक्शन ही है ना। अगर मैं बात करूँ f(x) = sin x की, तो ये भी तो एक फंक्शन है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ को इनपुट में देते जाऊँगा और मुझे आउटपुट में कुछ मिलता जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारे के सारे फंक्शन हुए। तो अगर एक फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी पॉसिबल होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो, एक चीज़ एक्स्ट्रा थी जो पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे, वो क्या थी कि फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1 1 एंड ऑन टू होगा। अगर एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव है, तब वो इन्वर्टिबल भी होता है। और साइन तो 1 1 ऑन टू होगा ही ना भाई, साइन तो 1 1 ऑन टू होगा ही, क्योंकि साइन का ग्राफ जैसा तुमने पिछली 11th क्लास में देखा होगा कुछ ऐसा होता है, और ये फिर इसको आगे रिपीट करता है ना। तो अगर मैं यहीं तक की बस बात करूँ तो इसमें वैल्यूज़ होती है -1 से 1, और उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू अपनी -1 है। तो अब इसमें देखो, हमारा हर एक वैल्यू जो इसका डोमेन है, डोमेन हमारा क्या है, इसका डोमेन जो वैल्यू साइन में आप डाल सकते हो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ sin x की, तो साइन में तुम कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो भाई, पूरा का पूरा रियल एक्सिस डाल सकते हो ना। तो डोमेन इसका तो r हो गया, ऑल रियल नंबर्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ x, सबको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो डोमेन तुम्हारा r हो गया। अच्छा, और इसका रेंज क्या है, रेंज क्या है, -1 से 1। तो इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, इसमें पूरा रियल नंबर लिखा हुआ है, इसमें -1 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज लिखी हुई है, और ये सेट फंक्शन हमारा ऐसा f है ना। अब इसके सारे वैल्यूज इसके किसी न किसी वैल्यूज से तो रिलेटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। और 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई इधर की एक वैल्यू के लिए इधर एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। भाई साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, और वो फिक्स है, 0 पे 1 नहीं हो सकता, 0 पे और कोई वैल्यू नहीं आ सकती, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है। तो इससे हम लोग क्या प्रूव किए कि भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने साइन के लिए किया है, तुम लोग किसी भी के लिए भी देखोगे ना तो वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ हमारे पास अगर sin x है तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो कि हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में आई। अब इस चैप्टर में ना डोमेन और रेंज का बहुत यूज़ करने वाले हो। डोमेन रेंज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि सवाल में जब तुम प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे, क्या कुछ भी करोगे ना, तो तुमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर गिवन होगा ना रेंज, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, उसके बाहर की वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करना है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी था, अब देखते हैं, सब फंक्शंस को लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारे पास होता है sin x, दूसरा होता है क्या, cos x, tan x, साइन का उल्टा cosec x, cos का उल्टा sec x, tan का उल्टा cot x। अच्छा, अब हम लोगों को हर एक की वैल्यूज़ का कुछ अंदाज़ा तो है, मेरे हिसाब से सबको है, कि भाई sin x की वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है, cos x की वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है, tan x की वैल्यू तो सब कुछ हो सकती है।
है ना, तो रियल नंबर लिख दूं। अच्छा, cosec x -1 से 1 नहीं हो सकता, बाकी सब होगा, है ना, -1 से 1 नहीं हो सकता, बाकी सब होगा। अच्छा, देखते हैं एक बार ग्राफ बना के, सोचो cosec x क्या होता है तुम्हारा, ग्राफ इसके बाद बनाएंगे। cosec x होता है 1/sin x। अब सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि पहले एक ऐसी वैल्यू बताओ जो कि इसमें होनी ही नहीं चाहिए। साइन की कौन सी वैल्यू मैं इस फंक्शन में नहीं डाल सकता, बताओ। जीरो। हाँ, जीरो क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है जीरो पे तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, जैसे 1 रखोगे तो 1/1 ठीक है, -1 रखोगे तो भी ठीक है। उसके अलावा बीच की कोई भी वैल्यू डालोगे ना, तो ये जो आंसर आएगा तुम्हारा, सोचो एक वैल्यू लेते हैं 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/1/2, क्या हो जाएगा ये, उल्टा होके 2, इसका मतलब वैल्यू 2 से ग्रेटर आई। अब तुम लोग और सोचो, साइन का वैल्यू 0.1 हो सकता है, क्या आएगा आंसर में 10, मतलब जितना जीरो की तरफ जाएंगे वैल्यू और बड़ी होती जा रही है। एक और हो सकता है 0.9, ये क्या आएगा 10/9, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.11, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, हमारा वैल्यू -1 और 1 तो हो सकता है, बट उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा उससे बड़ी या उससे छोटी वैल्यू आएगी। बात समझ में आई क्या। मैंने सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं, तो हमको पॉजिटिव वाले मिल रहे हैं, बट ऑल आर ग्रेटर देन 1। अगर मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यूज यूज़ करूँ तो सारे मुझे नेगेटिव वाले मिलेंगे, और दैट ऑल विल ऑल्सो बी स्मॉलर देन -1, ग्रेटर मैग्नीट्यूड में होंगे, बट साइन उनका नेगेटिव है ना, तो हम लोग बात तो वैसे ही बोलेंगे ना कि स्मॉलर है, -2 तो स्मॉलर है ना -1 से, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब कॉसेक की जो वैल्यू है, अच्छा कॉसेक की बात कर रहे थे हम लोग ना, तो कॉसेक की जो वैल्यू है वो सारे रियल नंबर्स हो सकती है, बस -1 से 1 के बीच वालों को हटा के। तो इसका मतलब इसका जो हम लोग को रेंज मिलने वाला क्या मिलेगा, -1 से 1। मैं यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट यूज नहीं करूँगा, क्योंकि 1 और -1 हो सकता है, 1 और -1 हो सकता है। व्हेन sin x इज 1 हम लोगों को 1 मिलेगा, और जब -1 होगा तो -1 मिलेगा। sec x के लिए भी आई थिंक अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि ये भी r -1 से 1 होगा। अच्छा, cot x का क्या होगा, tan cot x का क्या होगा बताओ, पूरा रियल नंबर होगा भाई, पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर नीचे डिवाइड करते जाओगे तुम पूरे रियल नंबर्स को पा सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्या है, ये हमको क्या मिल गया, सब चीज का रेंज, ठीक है। अब डोमेन देखें सबका, अब डोमेन देखते हैं। चलो, डोमेन क्या होता है, जो जो वैल्यूज ये सारे फंक्शन x की जगह पे लेने वाले हैं। मतलब इसको ऐसे समझ लो, डोमेन मतलब क्या क्या वो खाएगा, और रेंज मतलब क्या क्या निकालेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, साइन x की वैल्यू सब कुछ ले सकता है, पता ही है, तो डोमेन इसका r होगा। कॉस सब कुछ ले सकता है, r होगा। tan x क्या होता है, साइन x बाई कॉस x, सब ले सकता है ना भाई ना, वो तो वो वैल्यू नहीं ले पाएगा जब cos x 0 होता है। cos 0 कब होता है, π/2 पे, और या फिर हर इंटीग्रल मल्टीपल π/2 पे, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2, -π/2, मतलब हर इंटीग्रल मल्टीपल पे नहीं होगा, है ना। ऐसे ही होता है ना कॉस का ग्राफ। तो ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है ना, और इधर में -π/2 मिलेगा, यहाँ 5π/2 मिलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है ना, ये ऑड मल्टीपल से सारे। तो इसका मतलब ऑड मल्टीपल दिखाने हैं तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक 2n+1 और एक 2n-1। अगर 2n+1 यूज़ करूँगा तो n की वैल्यू मेरी 0 से 1 से आगे जाएगी, और अगर 2n-1 यूज़ करूँगा तो n की वैल्यू मेरी 1 से शुरू होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ मैं, 2n+1
π/2 r माइनस r में वो सारी वैल्यूज हटानी है जब वो ऑड मल्टीपल्स होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस। ठीक है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। सेट लिखना पड़ेगा ना, r इज अ सेट विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। तो उसमें से हमको इसको सेट लिखना पड़ेगा। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n इज इक्वल टू 0 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब ये हो गया हमारा किसका, tan का हो गया। तो अब तुम लोग आई थिंक cosec का बता सकते हो क्या, बताओ। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये ना 0 1 2 3 सब तो लिए, माइनस वाले भी तो सारे हो सकते हैं ना। तो मैं क्या ये लिखने से अच्छा है मैं एक काम ये करूं क्या कि मैं बोल दूं n इज एलिमेंट ऑफ z बोल दूं, काम ही खत्म हो गया मेरा, है ना। z इज एन इंटीजर, कोई भी नंबर। चलो cosec का देखा जाए। अब ग्राफ में एक एक का सबका लूँगा आराम से, ये तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने ले लिया। अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स फंक्शंस का भी ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखते हैं cosec का। तो भाई cosec की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब क्या क्या ले सकता है cosec। cosec होता है 1/sin x, मतलब साइन जहाँ जहाँ पे 0 होगा cosec उसको नहीं लेगा। और साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, सारे मल्टीपल्स पे, पाई के, π/2 π/3 π सब पे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r माइनस एक सेट x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लिए। अब देखते हैं sec x का। तो sec x को क्या लिखते हैं, 1/cos x। तो अब भाई जहाँ जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ वहाँ पे sec अनडिफाइंड हो जाएगा। बस वही है कि वो वैल्यू वो नहीं ले सकता। cos 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा था, 2n + 1 अभी तो देखे हो यार, ये हर एक ऑड मल्टीपल पे π/2 के, तो यहाँ भी वही हो जाएगा ना। तो r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, इसके बाद cot x है। cot x को क्या लिखते हैं भाई, cos x अपॉन sin x। साइन जहाँ जहाँ पे 0 होगा वो वैल्यू ये नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो cot x का हम लोग क्या लिख सकते हैं, r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z। तो ये हमने पूरा देख लिया क्या क्या, डोमेन और रेंज हर एक का। अब हमको देखना है हर एक का ग्राफ, और इसी को देख के वेरीफाई करना है ग्राफ को बस। तो इधर हम ग्राफ बनाते जाते हैं। सबसे पहले sin x का ग्राफ बनाते हैं। चलो, तो sin x का ग्राफ वाटर वेव्स बना लिए, मस्त बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से इस डायरेक्शन में तुम्हारा x बढ़ता है और इस डायरेक्शन में तुम्हारा sin x जो कि y है वो बढ़ता है। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाए। तो इन्वर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए, तो भाई y इज इक्वल टू साइन x है। ठीक है, तो इन्वर्स लोगे ना तो x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y लिखोगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं x की वैल्यूज डालूंगा तो मुझे y मिलेगा। बट अब मैं उल्टा कर दूँ, अगर मैं तुमको y बता दूँ और बोलूँ x बताओ, तो इस फंक्शन को यूज़ कर लोगे, इन्वर्स फंक्शन है जो कि। और अभी ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि साइन x जो है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अच्छा, तो अब हमको साइन इनवर्स y का ग्राफ बनाना है, साइन इनवर्स y का ग्राफ बनाना है। तो क्या किया जाए, देखो भाई y की वैल्यू हम डालेंगे। y की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, साइन की बात करते हैं। y ये देखो ये x है, डोमेन जाता है तो रेंज आता है। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, अगर a से b मेरा f है तो g मेरा b से a होता है, उल्टा आता है। तो इसका मतलब अगर मैं साइन इन्वर्स की बात करूं, अगर मैं साइन इन्वर्स की बात करूंगा
तो उसके लिए ये बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा, बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा दिखने वाला है? ऐसे बना लेना दोनों साइड। बात समझ में आई कि नहीं? इस बार हमारा इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, y, और इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, साइन इनवर्स y, जो कि हमारा x है। बात समझ में आ गई? तो ये बात, अब इस चीज को समझना है तो बहुत आसान सी चीज है। देखो कि ये एक पेड़ है हमारे पास, बहुत ही गंदा दिख रहा है वैसे पेड़, और ये तुम हो, ठीक है, और ये पेड़ में लगे हैं फल, ठीक। तो मान लेते हैं ये पेड़ है साइन एक्स और आप हो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो ये पेड़ ये फल देगा और ये फल आप खाओगे, ठीक है, और आप जो निकालोगे उसको पेड़ खाएगा, है ना। तो फल जो दे रहा है ये उसका रेंज है, और उसका रेंज आपके लिए किसका काम करेगा, डोमेन का। और आप जो निकाल रहे हो आपका जो रेंज है वो फल के पेड़ के लिए क्या काम करेगा, डोमेन का। समझ में आई बात? तो साइन जो निकालेगा साइन इनवर्स वो खाएगा, और साइन इनवर्स जो निकालेगा वो साइन खाएगा। बात समझ में आई? दोनों फंक्शन ठीक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब सपोर्टिव हैं, है ना। पेड़ नहीं रहेगा तो तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं रहोगे तो पेड़ बच सकता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे हम लोग कोई भी जीव जंतु की बात कर रहे हैं, और वो भी वेजिटेरियन, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम। तो साइन इनवर्स समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। साइन इनवर्स का ग्राफ करना कुछ नहीं है, ये ग्राफ ऐसे था ना, इसको घुमा के ऐसे टांग दिए हैं, बस जो था उसे घुमा दिए हैं, उल्टा भी किए हैं, ध्यान रखना। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो ये ऐसा घूमेगा, तो ये जो पोर्शन है वो इस साइड आना चाहिए था ना, उधर नहीं आएगा। सोचो क्यों? क्योंकि 0 से ये 1 होगा यहाँ कहीं पे, 0 से 1 के लिए एंगल तो पॉजिटिव लेना है ना। ठीक है, चल तो ये हो गया। अब कॉस का देखते हैं फिर। कॉस का ग्राफ तो ये है, ऐसा कुछ, मतलब उतना अच्छा नहीं बनता मेरे से ना डायग्राम, जानते तो हो तुम हो। तो ये कॉस का ग्राफ है, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा, इसको ऐसे घुमा देते हैं, चलो। तो ये ऐसा, तो ये कॉस इनवर्स वाई का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए भी वही कि कॉस एक्स का जो डोमेन है वो r है, और रेंज जो है वो -1 से 1 है। तो कॉस इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगा वो ये हो जाएगा, रेंज r हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से हम लोग tan को भी देख सकते हैं, बट tan से पहले ना मैं एक चीज़ बनाना चाहता हूँ, और साइन के साथ। देखो ये वाला ग्राफ तो तुम लोग को क्लियर दिख रहा होगा ना, कि इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिए हैं तो हमारा बन गया है, ठीक है ना। अब हम लोग दोबारा से साइन का देखते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, कि मैं एक ही ग्राफ पे अगर मैं दोनों को ड्रॉ करूं, इसी पे मैं साइन को भी ड्रॉ करता हूं और साइन इनवर्स को भी ड्रॉ करता हूं। तो पहले साइन को ड्रॉ करते हैं, और दूसरे कलर से हम लोग साइन इनवर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है, जैसा भी ये बन गया है, बुक में अच्छा बना हुआ उसको देख लेना। अब एक काम करते हैं, आईना लाते हैं एक ठो बड़ा सा, और उसको रख देते हैं y = x लाइन पे, उसको रख देते हैं, तो ऐसा कुछ हमको मिलेगा। ये मान लो y = x, ऐसा मान लो ना, क्योंकि वो भी 45 डिग्री पे जाना चाहिए, बट यहाँ पे वो भी नहीं जा रहा है। अब देखो एक चीज़ देखना ना ध्यान से, कि ये जो कर्व है ना, ये ब्लू वाला, ये अगर मैं इस आईने में देखूंगा ना, इस ब्लैक कर्व को, तो ये मेरे को दिखेगा, ठीक है। तो मैं साइन से साइन इनवर्स का ग्राफ अगर बनाना चाहता हूँ तो मुझे करना क्या है,
मुझे y इक्वल टू एक्स लाइन पे एक आईना रख देना है, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन देखना है साइन x का, तो मुझे साइन इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, और पिछले वाले केस में हम लोग क्या किए थे, यही छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा आप बनता है, अरे वाह छोटा अच्छा बनता है। ठीक है, तो पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे देखो, तो ये है, तो ये हमने बनाया था ना, तो कैसे बनाया था देखो, तो यहाँ पे एक y इक्वल टू एक्स लाइन पे ग्राफ रखे, फोटो लगाए, तो देखो ये कैसा दिखेगा, ये हमको इधर दिखेगा सब कुछ, तो वो यहाँ दिख रहा है ये वाला पोर्शन, फिर ये वाले पोर्शन को देखोगे ना तो वो इस लाइन पे दिखेगा तुमको यहाँ पे ऐसा, समझ में आई बात। तो y इक्वल टू एक्स पे ग्राफ रख के देख सकते हो, बाकी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना इतना ही था यहाँ पे कि भाई जो अपना रेंज होता है साइन एक्स का वो डोमेन बन जाता है साइन इनवर्स का। ठीक है, अब tan का देखते हैं चलो। हाँ, तो ये tan इनवर्स tan एक्स का ग्राफ है। tan इनवर्स बनाने में तो मेरे को मौत ही आ जाएगी आधी, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा tan इनवर्स का ग्राफ बनाने की। हाँ, एक ठोक बना दिया हूँ, इसी से मैं खुश हूँ। ठीक है, तुम लोग भी खुश हो जाओ। तो ऐसा ही है ये tan इनवर्स का ग्राफ, और नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो tan x का जो यहाँ पे होगा हमारा रेंज और डोमेन, tan इनवर्स में वो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अरे हम y लेके बना रहे हैं हर बार, यहाँ x लिख रहे हैं, बताओ हो गया ना चमत्कार। दिक्कत क्या है, चलो कोसेक का देखते हैं। देखो भाई कोसेक बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोसेक एक्स जो है ना उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल यूज सम टेक्निक। तो अपन एक हरा मार्कर लेंगे और उससे यहाँ पे साइन एक्स बना लेंगे पहले, जो दिखेगा ही नहीं है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे ये मिल रहा है ना ऐसा लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखो ये वो वैल्यूज को नहीं लेता है जो साइन लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा होगा, ध्यान रखना इसको छू के जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का है। तो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, उसको घुमा देने का, उसको घुमा देने का। ठीक है, मिरर ले लेने का, ऐसा बोलूँ तो अब फिर से ठीक है, तो ये अपना x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स y का है। अब मैं सेक का नहीं बनाऊंगा, कॉसेक बताया ना, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेम नहीं है बे, अलग है, डोमेन रेंज दोनों हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, और कॉट का, कॉट लास्ट है, सेक होमवर्क है। ठीक है, तो अब कॉट एक्स का बनाते हैं। देखो कॉट एक्स कहाँ है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, क्या है भाई ये, तो ये एन पाई पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका ग्राफ भी देखो, tan का ग्राफ कहाँ था, ऐसा था, देखो ओरिजिन से पास होकर ऐसे नीचे जा रहा था। यहाँ ये जहाँ पे होगा ये क्या होगा, पाई, ये 0 और ये π/2। बहुत बढ़िया, आगे तुम लोग कॉपी पेस्ट, इधर एक ठोक इधर एक ठोक, इतना मिनिमम बना लेना। इसका इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसा होगा, कैसा होगा भाई, तो ये अपना ये क्या था भाई, ये था कॉट एक्स का, तो ये है, बहुत बढ़िया हो गया। चलो अच्छी बात है, फिर हमने सारे ग्राफ देख लिए, बहुत मेहनत करे हैं। अब एक चीज़ और देखो, ये ठीक है, सारे ग्राफ में कॉमन है तो इसलिए मैं साइन के लिए बता देता हूँ और बाकी तुम लोग देख सकते हो। तो देखो ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है ना। अगर मैं और आगे बनाता तो ये ऐसा जाता और आगे ऐसे ही
रिपीट होता रहता। तो ये जो 0 है ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये फोटो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये फोटो खींच लिया उसको उठा के यहाँ रख दिया, उसको उठा के यहाँ रख दिए, तो ऐसे ही साइन का ग्राफ बनता जा रहा है, इधर भी रखते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 से 2π के बीच में जो वैल्यू है ये रिपीट हो रही है, और ये एक फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट हो रही है। मतलब एक फिक्स्ड है ये रेंज यहाँ, मतलब ये डोमेन 0 से 2π का, जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। और यहाँ पे जितने भी ग्राफ बना के देखे हो सारे के सारे पीरियोडिक हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग ना एक चीज देखे, क्या देखे कि ये सारा वैल्यू तो सेम है ना। अगर मैं यहाँ ये वैल्यू देखूं तो ये वैल्यू यहाँ पे भी आई होगी, कहाँ पे? यहाँ पे भी आई होगी, है ना। तो अगर मेरे को बोलेगा कि भाई वैल्यू बताओ, देखो समझो बात को, ये साइन का है कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो साइन इनवर्स का यहाँ पे झोल होगा, तुमको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या मान लो दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये क्या बोल रहा है? फाइंड y किस कब? जब साइन इनवर्स x की वैल्यू है मान लो 1। तो तुम कौन सा आंसर दोगे? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? कौन सा दोगे? कोई सा भी नहीं देना है, कोई सा भी नहीं देना है। अपने को यूज करना है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू खोजने के लिए बोलेगा। एक होती है जनरल वैल्यू, एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना, ये जो रिपीटिंग है ना, इसी के बीच में मिलेगा। तो जब तुम ये 0 से 2π का आंसर दोगे तो तुम्हारा आंसर सही होगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो इस पे तो सब कर लिए, अब इन्हीं का यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, बाकी तुम लोग घर पे ट्राई करके आना। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो देखो इसको क्या करो, साइन इनवर्स 1/√2 को लिख दो भाई, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? साइन y इज इक्वल टू 1/√2, और साइन 1/√2 कब होता है? साइन 0 1/2 1/√2 मतलब π/4 पे या फिर 45 पे। तो इसका मतलब क्या है? इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन π/4। तो y इज इक्वल टू π/4। मैंने बस ये लिखा है, क्यों लिखा केवल π/4? क्योंकि मेरे को इसने बोला प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। अगर ये जनरल वैल्यू बोलता तो हम लोग साइन a इज इक्वल टू साइन b का जो जनरल फॉर्मूला 11th में सीखे है ना, साइन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n भाई, ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा उसको दोबारा, ठीक है। तो उसको यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब एक और देख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन का कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये कैसे फाइंड करोगे किसी भी चीज का? रिपीटिंग तो साइन ये पूरे में था ना, ये 0 से 2π के बीच में रिपीट कर रहा था ना, बट वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है उसका। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होगा जिसमें मेरे को फंक्शन की पूरी वैल्यू मिल जाए। और फंक्शन की पूरी वैल्यू लाने के लिए मैं अगर -π/2 से π/2 तक जाऊं तो क्या मुझे -1 से 1 सारा मिल जाएगा साइन का? तो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन x क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। बात समझ में आई? और ये वैल्यू हमारी इसमें है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो अब तुम लोग कॉस का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल सकते हो, है ना। कॉस का निकाल सकते हो, सेक का निकाल सकते हो, कॉसेक का निकाल सकते हो, सबका निकाल सकते हो। तुमको खोजना क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए? कि भाई उस फंक्शन के कितने पार्ट में, कितने डोमेन में कितना मैं लूँ कि मेरे को पूरे फंक्शन की हर एक वैल्यू मिल जाए, ठीक।
एक और सवाल देखें। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको इज इक्वल टू वाई लिख लो। तो क्या लिखोगे, कॉट वाई इज इक्वल टू -1/√3। अब ये कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है, π/3 पे या फिर 60 डिग्री पे, तो क्या लिखें, -cot π/3। ठीक है, अब देखो ये -cot π/3 मेरे को कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगा, पाई माइनस से, पाई प्लस से, कि 2π से, कि 270 डिग्री से, किस वाले से मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपना वही प्यारा सा ASTC रूल। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो कॉट जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई। तो अगर मैं देखूं क्यों आया है 0 से पाई, ये समझ में आ गया होगा ना भाई। क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ होता है ना, तो यहाँ पे पाई आता है, यहाँ 0 होता है ना। तो हम लोग 0 से पाई में सारा वैल्यू पा जाते हैं कॉट का। तो इस वजह से उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉट का 0 से पाई है। तो अब देखो 0 से पाई के बीच में तो ये वाला मिल रहा है ना हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, इस -π/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं लिखूं cot पाई -π/3, तो कोई दिक्कत है क्या, cot पाई -π/3 क्या होता है, -cot π/3 होता है। मालूम है, क्यों मालूम है, देखो y एक्सिस से x एक्सिस से ट्रांजिट कर रहे हो तो cot का cot रहेगा, एंगल π/3 आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है तो माइनस। बढ़िया, और ये क्या है भाई, ये है cot 2π/3, तो y की वैल्यू क्या मिली, 2π/3। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो किसी भी क्वेश्चन को लिख सकते हो, उसके बाद क्या करना है, इस रूल से चेक कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट को लेना है। पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लो और उस वाले नेगेटिव साइन को ले लो। तो या तो पाई इधर भी कर सकते थे और इधर से भी कर सकते थे, आंसर सेम आता, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर अब एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो।